हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत चल रही होगी। आप लोग मेरा वीडियोस भी लगातार देख रहे होंगे। आप लोग सारे चैप्टर समझ रहे होंगे। तो अगर आपको इसके पहले की वीडियोस देखने हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और जल्द ही मैं अपने चैनल पे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाने वाली हूँ। नोट्स भी उसके बाद में लाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लाऊंगी। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा। चलिए, अभी हम लोग इस वीडियो में फ़िलहाल तो हम लोग पढ़ेंगे फूड क्राइसिस। इसको पढ़ेंगे और यहाँ पे एक पेपर का कटआउट दिया हुआ है, वो मैं दिखा रही थी आप लोग को शुरू में। और अभी हम लोग पढ़ेंगे मेनली फूड क्राइसिस को, फिर हम लोग बढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को खलास कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा टॉपिक फूड क्राइसिस। इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। फूड क्राइसिस यानी कि खाद्य संकट। द एग्रीकल्चरल सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन 1960s। 1960 के दशक में कृषि की दशा बद से बदतर होती चली गई। ऑलरेडी द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 1940s एंड 1950s वाज बेयरली स्टेइंग अबव रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 1940 और 1950 के दशक में खाद्यान्न के उत्पादन की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से जैसे तैसे अपने को ऊपर रख पाई थी। Between 1965 and 1967, severe droughts occurred in many parts of the country. और 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ गया। As we shall study in the next chapter, this was also the period when the country faced two wars and foreign exchange crisis. इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया और उसे विदेशी मुद्रा के संकट को भी झेलना पड़ा। All this resulted in a severe food shortage and famine-like conditions in many parts of the country. इसके बारे में तो झेलना पड़ा, इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इन सारी बातों के कारण खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति आन पड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेपर कटआउट्स दिए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 डाई ऑफ हंगर इन बिहार। बिहार में 3 की भूख से मृत्यु हो गई, 13 की। ट्राइंग मंथ्स अहेड डिस्पाइट रेन। आप लोग देख सकते हैं पूरा यही है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। It was in Bihar that the food crisis was most acutely felt as the state faced a near famine situation. It was in Bihar that the food crisis was most acutely felt as the state faced a near famine situation. बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा विकराल था। यहाँ स्थिति लगभग अकाल जैसी हो गई थी। द फूड शॉर्टेज वॉज सिग्निफिकेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विथ 9 डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूसिंग लेस देन हाफ ऑफ देयर नॉर्मल आउटपुट। बिहार के सभी जिलों में खाद्यान्न का अभाव बड़े पैमाने पर था। इस राज्य में 9 जिलों में अनाज की पैदावार सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। 5 of these districts in fact produce less than 1/3 of what they produce normally. और इनमें से 5 जिले अपनी सामान्य पैदावार की तुलना में महज 1/3 ही अनाज उपजा रहे थे। फूड deprivation subsequently led to acute and widespread malnutrition. खाद्यान्न के अभाव से कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। It was estimated that the calorie intake dropped from 2200 per capita per day to as low as 1200 in many regions of the state, as against the requirement of 2450 per day for the average person. तो अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक जिलों में अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी हो गया था, जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना 2450 कैलोरी के आहार की ज़रूरत होती है। Death rate in Bihar in 1967 was 34% higher than the number of deaths that occurred in the following year. और 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई थी। Food prices also hit a high in Bihar during the year, even when compared with other non-North Indian states. और उस समय इन वर्षों के दौरान बिहार में उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें काफ़ी बढ़ी। For wheat,
and rice the prices in the state were twice or more than their prices in more prosperous Punjab. और अपेक्षाकृत समृद्ध पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल बिहार में दोगुने अथवा उससे भी ज़्यादा दामों में बिक रहे थे. The government had zoning policies that prohibited trade of food across states. This reduced availability of food in Bihar dramatically. In situations such as this, the poorest section of the society suffered the most. और सरकार ने उस वक्त जोनिंग या इलाका बंदी की नीति अपना रखी थी. इसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा था. इस नीति के कारण उस वक्त बिहार में खाद्यान्न की उपलब्धता में भारी गिरावट आई और ऐसी दशा में समाज के सबसे गरीब तबके पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा. द फूड क्राइसिस हैड मेनी consequences. खाद्य संकट के कई परिणाम हुए. द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट वीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड मेनली फ्रॉम द US. सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा और विदेशी मदद खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की भी स्वीकार करनी पड़ी. नाउ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्लानर्स वाज टू समहाउ अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड. अब योजनाकारों के सामने सबसे पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किसी भी तरह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए. द इंटायर प्लानिंग प्रोसेस एंड सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड प्राइड एसोसिएटेड विथ इट सफर्ड अ सेटबैक. पूरी योजना प्रक्रिया और इससे जुड़ी आशा तथा गर्वबोध को इन बातों में से एक धक्का लगा. समझ आ गया होगा हो सकता है आप लोग को फूड क्राइसिस. मुझे उम्मीद है. अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ. ये है ग्रीन रिवोल्यूशन. इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे. देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है. चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं. ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति. In the face of prevailing food crisis, the country was clearly vulnerable to external pressures and dependent on food aid mainly from the United States. खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी. भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के. The United States in turn pushed India to change its economic policies. और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला. The government adopted a new strategy for agriculture in order to ensure food sufficiency. और सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई. Instead of the earlier policy of giving more support to the areas and farmers that were lagging behind, now it was decided to put more resources in those areas which had already irrigation and those farmers who were already well off. जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी. इस नीति को छोड़ दिया गया. सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे. The argument was that those who already had the capacity could help increase production rapidly in the short run. Thus, the government offered high-yielding variety seeds, fertilizers, pesticides, and better irrigation at highly subsidized prices. इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं. सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया. The government also gave a guarantee to buy the produce of the farmers at a given price. This was the beginning of what was called the Green Revolution. और सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा. यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा गया. The rich peasants and the large landholders were the major beneficiaries of the process. इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ. The Green Revolution delivered only a moderate agricultural growth, mainly a rise in wheat production, and raised the availability of food in the country, but increased polarization between classes and regions. हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ. ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई. बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ. Some regions like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh became agriculturally prosperous while others remained backward.
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज में समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड टू अदर इफेक्ट्स। वन वाज दैट इन मेनी पार्ट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द पुअर peasantry and the landlords produced conditions favorable for left-wing organizations to organize the poor peasants. पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज में समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ गए। हरित क्रांति के दो और प्रभाव पड़े। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। Secondly, the Green Revolution also resulted in the rise of what is called the middle peasant sections. They were farmers with medium-sized holdings who benefited from the changes and soon emerged politically influential in many parts of the country. दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसान का उभार हुआ। इन्हें बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। पढ़ लेते हैं अब हम लोग लेटर डेवलपमेंट्स यानी कि बाद के बदलाव। द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया टूक अ सिग्निफिकेंट टर्न फ्रॉम द एंड ऑफ 1960s। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। यू विल सी इन चैप्टर 5 हाउ आफ्टर नेहरूज डेथ द कांग्रेस सिस्टम इनकाउंटर डिफिकल्टीज। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी इमर्ज्ड एज पॉपुलर लीडर। इंदिरा गांधी जननेता बनकर उभरी। सी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ द स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन के में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स विटनेस्ड मेनी न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्री। और 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर बाधाएं और आयद हुई। 14 private banks were nationalized. The government announced many pro-poor programs. These changes were accompanied by ideological tilt towards socialist policies. This emphasis generated heated debates within the country among political parties and also among experts. सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। However, the consensus for a state-led economic development did not last forever. बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। प्लानिंग डिड कंटिन्यू बट इट्स सैलियंस वॉज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। नियोजन का काम तो जारी रहा लेकिन इसकी महत्व में कमी आई। Between 1950 and 1980, the Indian economy grew at a sluggish per annum rate of 3 to 3.5%. 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। In view of prevailing inefficiency and corruption in some public sector enterprises and the not so positive role of the bureaucracy in economic development, the public opinion in the country lost the faith it initially placed in many of these institutions. सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। Such lack of public faith led the policy makers to reduce the importance of the states in India's economy from the 1980s onward. We shall look at the part of the story towards the end of this book. जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्य पुस्तक के आखिरी हिस्से में पढ़। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं ज़रा। You must be familiar with the jingle utterly buttery delicious and the endearing figure of the little girl holding a buttered toast. तो utterly buttery delicious का जुमला आपने ज़रूर पढ़ा सुना होगा और यह खुशगवार तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची के हाथ में मक्खन लगा टोस्ट होता है।
यस, द अमूल एडवर्टाइजमेंट्स। जी हाँ, हम अमूल के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। डिड यू नो दैट बिहाइंड अमूल प्रोडक्ट्स लाइज अ सक्सेसफुल हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग इन इंडिया? तो क्या आप जानते हैं कि अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है? Verghese Kurian, nicknamed the Milkman of India, played a crucial role in the story of Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation Limited that launched Amul. मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। बेस्ड इन आनंद, ए टाउन इन गुजरात, अमूल इज अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट ज्वाइंट बाय 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स इन गुजरात। गुजरात का एक शहर है आनंद। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हैं। द अमूल पैटर्न बिकम अ यूनिकली एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, स्पीयरिंग व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन। इन 1970 द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। Operation Flood organized cooperatives of milk producers into a nationwide milk grid with the purpose of increasing milk production, bringing the producer and consumer closer by eliminating middlemen and assuring the producers as a regular income throughout the year. 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। ऑपरेशन फ्लड वॉज हाउएवर नॉट जस्ट अ डेयरी प्रोग्राम। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इट सॉ डेयरिंग एज अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड्स एंड एलिविएटिंग poverty. The number of members of the cooperative has continued to increase with the numbers of women members and women's dairy cooperative societies also increasing significantly. इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े तथा गरीबी दूर हो सके। सहकारी दूध उत्पादकों की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है। महिला सहकारी डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ आएगा वाइट रेवोल्यूशन क्या था। इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और मैंने पढ़ा ही दिया, हो सकता है आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर आप लोग को पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपने मेरे सारे वीडियोज़ देखे होंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिला है इसमें। तो जल्द ही मैं NCERT सॉल्यूशंस भी लाऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।